नमस्कार। तो आज के दिन एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक पुरानी संसद भवन उसमें हुई एनडीए ब्लॉक की। और उस बैठक में एनडीए ने मिलकर देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को अपना प्रत्याशी, अपना समर्थन देते हुए चेहरा स्वीकार कर लिया है। यानी अब देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर होने वाले हैं। इसकी एक औपचारिक बैठक आज हो गई। सबने तालियां बजाई, मोदी मोदी के जयकारे हुए। वह प्रधानमंत्री संविधान की पुस्तक को पहले हाथ में लेकर माथे से लगाते हुए नजर आए और फिर झुक करके उसे नमन किया। जिन प्रधानमंत्री जी ने यह सब संविधान को कमजोर करने में कोई कसर नहीं बाकी रखी थी, और उन्हीं की पार्टी के लोग इसी चुनाव में दंभ, अहंकार और बड़े आत्मविश्वास से कहते हुए नजर आए थे कि अब की बार 400 पार इसलिए करना है ताकि इस देश के संविधान को बदल सके। लेकिन देखिए, ये संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया, उस संविधान समिति के लोगों ने बनाया, वो इतना खूबसूरत, इतना ताकतवर, इतना मजबूत है कि वो संविधान उन्हीं लोगों को अपने सामने झुकने को मजबूर करता है जो लोग उसे दिल से कबूल नहीं करते, जो लोग उसे कमजोर करने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। आज का दिन फिर से इतिहास में याद किया जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर से देश के संविधान के सामने अपना सर झुकाया। अच्छा है, सर झुकाते रहें, मगर याद रखें, इस देश के संविधान के सामने सर झुकाने से आपके उन सवालों का जवाब नहीं मिल जाता जो आप और आपके नेता लगातार संविधान को भीतर से खोखला करने में कोई कसर न रखने के बावजूद संविधान पर झुकने की बात करते हैं। वो संविधान उस कागज की किताब में नहीं दर्ज है। वो संविधान एक जिंदा दस्तावेज है, एक लाइव डॉक्यूमेंट है। उसे बदलने वाले इतने कमजोर कर दिए जाते हैं कि उन्हें बैसाखियों की जरूरत पड़ जाती है। जब अहंकार सर चढ़कर बोलने लगे कि इस बार 400 पार इसलिए चाहिए कि संविधान बदल दें, तब संविधान जीतता है और अपने सामने बड़े बड़ों को झुकने को मजबूर कर देता है। मगर याद रहे, पिछली बार भी वो नरेंद्र मोदी जी संविधान और संसद की चौखट के सामने झुक गए थे और उसी संसद से 150 सांसदों को बेदखल करके अपने कानूनों को पास करवा लिया था। लेकिन तीसरा टर्म अगर उनको फिर से मौका दे रहा है तो इस बार वो तानाशाही शायद न देखने को मिले। और अगर ऐसा हुआ तो बगल में दो लोग खड़े हैं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। फिर बैसाखियां कब पैर में टोकर मारने लगेंगी, ये वक्त तय करके हिसाब में बता देगा। ये बात आज दीगर है कि एक अकेला सब पर भारी कहने वाला नेता दो बड़े नेताओं के सामने अब बराबरी में बैठे नजर आते हैं। आज की बैठक में भी और उसके पहले की बैठक में भी ये कहना पड़ा कि अब की बार एनडीए सरकार, तकनीकी वजहों से देखें तो पिछली दो सरकारें भी एनडीए सरकार ही थीं, लेकिन व्यवहारिक वास्तविकता यह है, कौन मंत्री रहा उनके नाम आप नहीं जानते होंगे, उनके काम आप कहां से जान पाएंगे। सब कुछ एक चेहरे तक महदूद कर दिया गया था, लेकिन अब उस चेहरे को दो और चेहरों की जरूरत पड़ी है। उनमें से एक है चंद्रबाबू नायडू और दूसरा नीतीश कुमार। अब आते हैं, बात नीतीश कुमार पर करते हैं। अभी छोड़ देते हैं इस बात को कि चंद्रबाबू नायडू जो उनके सबसे बड़े सलाह सहयोगी बने हैं, वो अपने राज्य में मुसलमानों को आरक्षण देने की शुरुआत करने वाले नेता हैं। और इस बार के विधानसभा चुनाव में भी चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों को आरक्षण देने की बात की हुई है। और मटन, मछली और मंगलसूत्र हिंदुओं से छीनकर मुसलमानों को दे देने की बात करने वाले नरेंद्र मोदी जी, भैंस खोलकर मुसलमानों को दे देने का भाषण देने वाले नरेंद्र मोदी जी, आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देने का डर दिखा करके वोट लेने का
चुनावी भाषण देने वाले नरेंद्र मोदी जी चंद्रबाबू नायडू के इस बात पर क्या करेंगे, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन हाँ, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू खड़े हैं जो मुसलमानों को अलग से आरक्षण देने और हज में सब्सिडी देने की बात कर रहे हैं। लेकिन आज ज्यादा बात करेंगे नीतीश कुमार पर। एक ऐसा नेता जो एक जमाने में समाजवादी पृष्ठभूमि से निकला, कद्दावर नेता, खुद को कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और तमाम समाजवादी नेताओं की विरासत का वारिस बताने वाला नेता, जॉर्ज फर्नांडीज के साथ काम करने वाला एक कद्दावर नेता, बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए कई शानदार काम करने वाला एक शानदार नेता आज इतना कमजोर कैसे हो गया कि वो भाषण दे करके जब लौटने लगा तो कमोबेश अपनी उम्र के बराबर के नेता का पैर छूने चले गए। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आपकी ये तस्वीर कितनी बेबस, कितनी लाचार और कितनी वो होगी, ये किसी को पता नहीं है। और इस बात को आपको ये वीडियो बार बार देखी सुनी जाएगी कि आप कैसे नरेंद्र मोदी का पैर छू रहे थे। आपकी बेबसी किस तस्वीर में ज्यादा है ये याद रखिएगा, उस तस्वीर में जिसमें आप नरेंद्र मोदी जी के साथ रोड शो करते हुए बड़े बेबस और लाचार होकर के हाथ में कमल का फूल घुमा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि एक मजबूत नेता जो बराबर की कदकाठी का है, लेकिन वह नीतीश कुमार कैसे कमल का फूल हाथ में लेकर के नरेंद्र मोदी के साथ रथ पर घूमते हुए नजर आए और ऊंचे खड़े हैं नरेंद्र मोदी और आप नीचे खड़े कर दिए गए थे। कौन सी तस्वीर में आप ज्यादा बेबस नजर आए नीतीश कुमार जी, ये सवाल बिहार के लोग आपसे पूछेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बन पाएंगे अगर आप और चंद्रबाबू नायडू उनके साथ खड़े नहीं होंगे। तो नीतीश कुमार जी, जब आपकी ताकत ये है कि आप जो मंत्रालय चाहे मांग सकते हैं, आप इतने लाचार और बेबस क्यों नजर आ रहे हैं? नीतीश कुमार जी, एक सच सच आपको सोचना होगा कि इंडिया ब्लॉक के लोग आपसे संपर्क तो किए होंगे, और अगर संपर्क किए होंगे तो आपको प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री जैसे पदों का ऑफर भी दिए होंगे। कोई राजनीति में इतना कमजोर तो है नहीं। और अगर वो आपको प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री का ऑफर दिया होगा तो यह सोच कर बताइए कि वहां आपका कद क्या होता, और उस इंडिया गठबंधन का जिसके सूत्रधार आप रहे हैं, वहां का ठुकरा करके आप यहां खड़े हैं। फिर भी आप उस ताकत में खड़े हैं कि आप जिद करके रेल मंत्रालय समेत कई मंत्रालय मांग सकते हैं, बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा मांग सकते हैं, जाति जनगणना करवा सकते हैं, सीएनआरसी को रुकवा सकते हैं, अग्निवीर पर पुनर्विचार करने का इशारा देकर केसी त्यागी से बयान दिलवा सकते हैं। तो फिर पैर छूने की बेबसी क्यों करनी पड़ी? इसलिए जब केसी त्यागी बयान दे रहे थे तब लग रहा था कि एक मजा हुआ नेता कैसे एनडीए से पीछे से बार्गेनिंग करने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि उसे पता है आने वाले कुछ ही दिनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उसी बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जिस बिहार में आपको लौट कर जाकर तेजस्वी यादव और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है बिहार की जनता को इस बात का जवाब देना कि अगर बिहार के विधानसभा चुनाव तक आप एनडीए गठबंधन के हिस्सा बने रहे, अगर, क्योंकि नीतीश कुमार है, लालू प्रसाद यादव जी ने एक बार बयान देते हुए कहा था कि लोगों के हमारे मुंह में 32 दांत है, नीतीश कुमार के पेट में दांत है। किसी को नहीं पता कि नीतीश कुमार अगले ही पल क्या करेंगे। किसी को भी नहीं पता कि नीतीश कुमार अंततः कहां खड़े होंगे। किसी को भी नहीं पता कि नीतीश कुमार फैसला क्या लेंगे। और नीतीश कुमार अपने फैसलों से चौंकाने वाले नेता रहे हैं। नीतीश कुमार वो नेता रहे हैं जिन्होंने बिहार में सांप्रदायिक राजनीति को नहीं बढ़ने दिया। नीतीश कुमार वो नेता रहे हैं जिन्होंने बिहार की महिलाओं को भी आवाज दी।
नीतीश कुमार वो नेता रहे हैं कि चाहे लालू प्रसाद यादव जी के प्रतिपक्ष में खड़ा रहना हो और बिहार के मुख्यमंत्री रहना हो, पिछले 3 दशकों में बिहार उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ वाला उत्तर प्रदेश नहीं बन पाया। वहां कभी बुलडोजर नहीं चले, वहां कभी हिंदू मुसलमान उस तरह से नहीं देखने को मिला, वहां कभी भी बिहार में बीजेपी पंख फैला नहीं पाई। तो नीतीश कुमार के सामने यह मुश्किल होगी कि अगर वो सरकार में शामिल रह करके केंद्र में मंत्री रहते हुए, और वो भी उस दर्जे के मंत्री रहते हुए कि जिनके बिना केंद्र की सरकार चलना मुश्किल हो जाए। ये यूपीए, ये एनडीए 1 या 2 नहीं है, ये 14 और 19 का चुनाव नहीं है, ये 2024 का चुनाव है। और अगर आप वहीं टिके रहे, क्योंकि सबको ये संदेह है कि लो आप कितनी देर तक टिके रहेंगे अभी पता नहीं है। अगर आप टिके रह करके जब बिहार में लौटेंगे तो लोग आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। क्या था नीतीश कुमार जी, अगर आपने बिहार में जाति जनगणना करा करके सामाजिक न्याय की बात की, तो अब आप केंद्र में इतने ताकत में हैं कि आप केंद्र सरकार पर दबाव डालकर तत्काल जाति जनगणना करवाइए। और अगर जातिवार जनगणना नहीं कराएंगे तो बिहार के लोगों को क्या जवाब देंगे नीतीश कुमार जी? अगर जाति जनगणना गलत थी तो आपने बिहार में क्यों कराया? अगर जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए थी तो बिहार में कराकर उसके आंकड़े सार्वजनिक करके 75% आरक्षण क्यों बढ़ाया? आपने क्यों बार बार ये बयान दिए थे कि जाति जनगणना होनी चाहिए? इसका जवाब देना नीतीश कुमार जी को मुश्किल होगा। और बीजेपी, अगर आप आज पैर छूने को मजबूर हो गए तो इस बात में लोगों को संदेह है कि आप कितना दबाव नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर डाल पाएंगे कि वो जाति जनगणना करवा ले, जो जाति जनगणना के विरोधी है। नरेंद्र मोदी जी खुद को ओबीसी कहते हैं, लेकिन जब जाति जनगणना का जिक्र आया तो उन्होंने कहा कि जातियां तो केवल गरीब अमीर की होती हैं। वो अपने चुनाव में फायदा लेने के लिए जातियां गिनवाते हैं, लेकिन जातिवार जनगणना के पैरोकारी नहीं करते। नीतीश कुमार जी फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे आप? बिहार में तेजस्वी यादव ने 17 महीने में 5 लाख नौकरियां आपकी सरकार में रहते हुए दिलवा दी, और बार बार ये पूछते रहे कि उसके बाद आप जब हमसे अलग हुए तो कितनी नौकरी दिलवाए। नीतीश जी, जब आप केंद्र में मंत्री रहेंगे, सरकार आपके भरोसे चल रही होगी, तो बिहार में लौट करके आपसे पूछा जाएगा कि कितनी नौकरियां केंद्र में मंत्री रहते हुए आपने दिलवाई। नीतीश जी, आपसे बार बार बिहार के लोग पूछेंगे कि अब तक आप बार बार कहते थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए, वो काम आपने क्यों नहीं किया? नीतीश जी, लोग आपसे पूछेंगे कि अब तो डबल इंजन की सरकार है और आप बिहार में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अगर नहीं दिलवा पाते हैं तो बिहार में लौट करके फिर आप कौन सी राजनीति को हवा दे पाएंगे नीतीश कुमार जी? नीतीश कुमार जी, लोग आपसे पूछेंगे कि बिहार में आपने ऐसा विशेष पैकेज कौन सा दिलवाया जिससे बिहार के लोगों को रोजगार मिल पाए? नीतीश जी, आप मजे हुए नेता हैं, और ये बात नीतीश कुमार की मजे हुए नेता होने की बात नरेंद्र मोदी जी को भी पता है और अमित शाह जी को भी पता है। यूं ही नहीं, वो बिहार के पटना से दिल्ली की तरफ जब कूच करते हैं तो अपने बगल, अपने पहले अपने पीछे अपने भतीजे को बिठा लेते हैं, और जब आगे प्लेन हवा में होता है तो भतीजा बगल में बैठा होता है। आपने संकेत तो दे दिया था दिल्ली कि देखो भाई, हमसे पंगा न लेना, हमारे पास एक भतीजा है। और भतीजे ने भी बहुत राजनीतिक परिपक्वता दिखाते हुए जब से गठबंधन टूटा एक लफ्ज भी आपके खिलाफ नहीं बोला है। वो भतीजा कोई सामान्य भतीजा तो नहीं है नीतीश जी, ये बात आप भी जानते हैं। 2020 के चुनाव में भी उसने आपके पसीने छुड़ा दिए थे। आप बीजेपी से लड़ रहे थे जबकि बीजेपी साथ में थी। उसने एक हनुमान आपके पीछे छोड़ रखा था, वही हनुमान जो आज बगल में आपके बैठा था, जिसने आपकी सीटें सबसे कम कर दी। आप मुख्यमंत्री रहते हुए भी तीसरे नंबर की पार्टी चला रहे थे। आपको पता है उस भतीजे ने आपको कितना दबाव में डाल दिया था 2020 में, और उसके बाद जब सरकार में रहा तो उसने अपना काम करके दिखा दिया, और ऐसा काम करके दिखा दिया जिसका दबाव आपके ऊपर रहेगा। तो अब आप जब दोनों जगह ताकत में होंगे, पटना बिहार में भी और दिल्ली में भी, तो इन सवालों में आप घिर जरूर जाएंगे, और आप आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, इसका फैसला इसी चुनाव से होना है। तो इन चीजों को लेकर के नीतीश कुमार एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहां उनके तरफ, दोनों तरफ, एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। और इसलिए ये सवाल देश के लोग पूछेंगे कि नीतीश कुमार जी, आज आप कहां खड़े हैं? आप पैर छूने को मजबूर हो गए, आप तारीफ के कसीदे बनने लगे। आज आपने भाषण में क्या बोला नीतीश कुमार जी? अगली बार और जीतेंगे, हम हमेशा यहीं पड़े रहेंगे,
हम यहीं टिके रहेंगे, हम सब कुछ यहीं के लिए करेंगे और थोड़ा बहुत ही सब झूठ-वूठ बोल के सब जो सीट जीत गया अगली बार वो भी नहीं जीतेगा। अरे महोदय, 25 में क्या होने वाला है? 25 का देखिए। और बीजेपी ने आपको इतना कमजोर कर दिया, आपको नहीं पता। आपके बगल में एक और नेता आज की बैठक में बैठा था जिसका नाम था एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र। वो जिस पार्टी के नेता थे उनको आगे करके उस पार्टी को ही तोड़ने का काम किया। किसने? बीजेपी ने। आपके तो केवल 12 सांसद हैं। आपके यहां भी बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिनके दिल में आरएसएस है, और ये बात आप भी जानते हैं। आपके दिल में आरएसएस नहीं होगा, आप सॉफ्ट होंगे आरएसएस के लिए, आप लंबे समय तक एनडीए में शामिल रहे, लेकिन आप वो राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति तो नहीं करते जो बीजेपी की मूल की राजनीति। तो आपको एकनाथ शिंदे को देख करके क्या इस बात का डर नहीं लगेगा कि आज जो बीजेपी आपसे पैर छुआ करके, समर्थन लेकर के केंद्र में तीसरी बार सरकार बना ली, चंद दिनों में कि आपको पार्टी को वो भीतर से इतनी कमजोर नहीं कर देगी, और जब जब जरूरत पड़ेगी तो एक मूवी आपने देखी है, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का खिलाड़ी था और एक दिन उदय जी ने ये किया वो किया और उसके बाद टांग तुड़वाई, फिर हॉस्पिटल भिजवाया। एकनाथ शिंदे को बीच बीच में आपके बीच में भेजा जाएगा, ये इशारा करने के लिए कि हमारे मुताबिक अगर आप सरकार में शामिल रहेंगे तो सब कुछ ठीक है, वरना आप अकेले बच जाएंगे और आपकी पार्टी बीजेपी खा जाएगी। तो नीतीश कुमार जी भी ये बात समझते होंगे, और इस मुश्किल वक्त में जब उन्होंने इंडिया ब्लॉक के प्रधानमंत्री होना या उप प्रधानमंत्री होना या ताकतवर, सबसे ताकतवर नेता होना ठुकराया होगा और एनडीए के साथ गए होंगे, तो केवल पैर छूने के लिए तो नहीं गए होंगे। कौन सी ऐसी नस है जो दब गई है नीतीश कुमार जी? या आप पैर की नाप ले रहे थे और ये एहसास करा रहे थे कि जब मेरी बात चलेगी तो पैर छू सकता हूं, और अगर मेरी बात न मानी गई तो टांग छूना और टांग खींचना, इन दोनों में कोई फर्क नहीं। इसलिए आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति के केंद्र में अगर कोई नेता होगा तो वो नीतीश कुमार होंगे। नीतीश कुमार किसी भी हालत में ये नहीं चाहेंगे कि बिहार में उनकी सरकार कमजोर हो, लेकिन उनके सामने मुश्किल आ गई है कि उनसे बार बार पूछा जाएगा कि विशेष राज्य का दर्जा कहां है, जातिवार जनगणना कहां है, 75% आरक्षण कहां है, सीएनआरसी पर कहां खड़े हैं, अग्निवीर पर कहां खड़े हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के साथ साथ विशेष पैकेज कहां है। और अगर ये सब नहीं है तो बिहार के लोग आपको कैसे वोट देंगे? और वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रहते हुए जो लोग आपको बराबर की उम्र का होने के बाद भी पैर छूने तक कमजोर कर चुके हों, बेबस कर चुके हों, वो आपकी कितनी बातें मानेंगी? इसलिए सबको इस बात का इंतजार रहेगा कि आप कब पलटी मारेंगे, मारेंगे भी या नहीं, ये आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।